बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास नाइन्थ है, सब्जेक्ट फिजिक्स। फिजिक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर नंबर 4 लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक नंबर है 4.8 इक्विलिब्रियम। याद रहे ये टॉपिक एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है 4.8 वाला टॉपिक। हाँ, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे 4.9 वाला टॉपिक कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसमें फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। वो इस चैप्टर का पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लॉन्ग होगा, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पे देखते हैं इक्विलिब्रियम। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इस वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इक्विलिब्रियम क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिएगा। कहता है वी नो दैट, हम जानते हैं कि इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी सच दैट देयर रिजल्टेंट इज जीरो, अगर एक बॉडी पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम जीरो हो, रिजल्टेंट जीरो हो, द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, तो बॉडी इसका मतलब रेस्ट में रहेगा। यानी कि कोई भी आपके पास एक बॉडी है, उस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस, देखें एक फोर्स यहाँ से लग रही है, यहाँ से, एक यहाँ से, जहाँ से मर्जी लगा लें, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। तो अगर एक बॉडी पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम, बेटे मैथमेटिक्स टर्म यूज़ कर रहा हूँ, समेशन, ठीक है ना, सिग्मा भी बोलते हैं इसको। फोर्सेस का ये सम इज इक्वल टू हो जाए जीरो, तो फिर इसका मतलब होगा बॉडी रेस्ट में रहेगा। हाँ, अगर बॉडी पहले से मूव कर रहा है, मोशन में है, तो उस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का अगर सम जीरो है, रिजल्टेंट जीरो है, तो फिर वो कहता है बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मोशन में रहेगा, मूव करता रहेगा। तो ये देखें, कहता है और कंटिन्यूज टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ ऑलरेडी इन मोशन, अगर बॉडी पहले से मोशन में था तो उस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का अगर सम जीरो है, तो फिर इसका मतलब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन में ही रहेगा, ठीक है। तो दिस स्टेट ऑफ द बॉडी इज नोन एज इक्विलिब्रियम, तो इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। तो अगर ये डेफिनेशन आपको मुश्किल लगती है, वैसे तो आसान वर्डिंग है, ठीक है, मुश्किल लगती है तो आप ये बॉक्स वाली डेफिनेशन भी कर सकते हैं कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, एक बॉडी इक्विलिब्रियम में होता है इफ इट हैज़ नो एक्सेलरेशन, अगर बॉडी एक्सेलरेशन नहीं रखता तो इसका मतलब है बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। अब इस बात का मतलब वही है कि भाई फोर्स अगर जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। ये आप पढ़ के आए न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो देखें, हैज नो एक्सेलरेशन, जब ए क्या हो जाएगा बेटे, जीरो, तो फिर फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो। एफ इज इक्वल टू एम इन टू जीरो, तो जीरो को एम से मल्टीप्लाई तो फोर्स जीरो हो जाएगी। तो वही बात बन जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप शॉर्टकट पे ये डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं। तो 2 नंबर के लिए शॉर्ट में पूछी जा सकती है कि डिफाइन इक्विलिब्रियम, या व्हाट इज मीन बाय इक्विलिब्रियम। तो आप यही लिख दें, अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ इट हैज नो एक्सेलरेशन। क्लियर है जी। अब बेटे अगला शॉर्ट यहाँ से पूछा जा सकता है, भाई इसकी टाइप्स डिस्कस करें। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की 2 टाइप्स हैं, नंबर 1 स्टैटिक इक्विलिब्रियम और नंबर 2 डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम को कैसे डिफाइन करेंगे, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये देखें, ये इन दोनों की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी गई है, मार्क कर लें अपनी बुक पे। बच्चे कहते हैं सर जी बुक से पढ़ा दें, तो मैं फिर आपको बुक से ही बता रहा हूँ। अ बॉडी एट रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट पे है, इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब होगा कि वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसी तरह से कह रहा है वेयर एज अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये 2 डेफिनेशंस आपकी यहाँ तक ये हो जाएंगी। अब इक्विलिब्रियम टॉपिक खत्म हो चुका है, अब है इनकी एग्जांपल्स कि भाई स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कोई एग्जांपल दें। तो एग्जांपल बुक यहाँ पे मेंशन कर रही है, आप सिर्फ प्रॉपर एग्जांपल नहीं वर्डिंग में लिखेंगे, आप सिर्फ ये लिखेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की हेडिंग देंगे ना, एग्जांपल की हेडिंग देंगे यहाँ से कि भाई ये एग्जांपल है किसकी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। अ बुक लाइंग ऑन द टेबल, बस ये वर्डिंग लिखेंगे, अ बुक लाइंग ऑन द टेबल, और साथ में बेटे ये आप डायाग्राम बना देंगे। तो इस तरह से ये एग्जांपल आपकी सेट हो जाएगी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना। तो ये देखें, ये आपके पास टेबल है, टेबल के ऊपर एक बुक लाई कर रही है। अब देखें बुक क्या है, रेस्ट पे, क्यों, क्योंकि बुक का जो वेट है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगी, इस पे ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही है ना। तो देखें वेट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, इसका मतलब बुक टेबल पे एक फोर्स लगा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो टेबल भी इस बुक के ऊपर एक फोर्स लगाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये देखें, इसे कहेंगे नॉर्मल फोर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बटा अपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ भी अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब बुक टेबल पे फोर्स लगा रही है डाउनवर्ड, तो टेबल भी उसको रोके हुए है, तो इसका मतलब बुक के ऊपर वो फोर्स लगा रही है टेबल अपवर्ड।
तो दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में क्या हैं, बराबर डायरेक्शन में क्या हैं, अपोजिट। तो अब यहाँ पे देखें वो रेस्ट पे क्यों है, क्योंकि इस पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम जीरो है। कैसे बेटे, ये देखें, हम दोनों फोर्सेस का सम लेते हैं ना, रिजल्टेंट निकालते हैं। तो पहले देखें वेट है डाउनवर्ड और नॉर्मल फोर्स है अपवर्ड, तो जो अपवर्ड डायरेक्शन होती है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, तो इसको पॉजिटिव ले लें। यहाँ पे देखें ये डाउनवर्ड है, उसके अपोजिट है, तो इसको नेगेटिव लेंगे। तो दोनों फोर्सेस का सम करें, तो ये देखें जी, ये आपके पास आ गया W, या आप पहले क्या लिख लें जी, नॉर्मल फोर्स प्लस इनटू W इज इक्वल टू 0। देखते हैं सम 0 आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो बेटे देखें दोनों में से किसी एक की डायरेक्शन को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अपोजिट हैं। तो हम जो चीज़ नीचे है उसको नेगेटिव मान लेते हैं, तो ये आ गया नेगेटिव। ठीक है ना, साथ में डायरेक्शन भी मेंशन करेंगे। अब ये नेगेटिव है तो उस साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू वेट। अब दोनों फोर्सेस क्या हैं, देखें बराबर, जब बराबर है तो ये दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो इस तरह से इस बुक पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम क्या है, 0, तो बॉडी रेस्ट पे रहेगा। ये एग्जांपल मेंशन कर देंगे, साथ में ये फार्मूला लिख देंगे, बाकी वर्डिंग ये वाली लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक और बुक एग्जांपल दे रही है, जैसे यहाँ पे आपके पास है इलेक्ट्रिक बल्ब की, तो यहाँ पे भी इस बल्ब पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम क्या है, 0, तो ये मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज एग्जाम्पल बहुत है। उसके बाद है डायनामिक इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल, तो ये एग्जाम्पल आपकी बुक दे रही है जी पैराट्रूपर की, कि अ पैराट्रूपर इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये आप पीछे भी टर्मिनल वेलोसिटी के टॉपिक में पढ़ के आए हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको कंसेप्ट दिया था। तो यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास एक पैराट्रूपर आ रहा है, तो जब ये फ्री फॉल अभी गिरेगा, ठीक है, अभी पैराशूट ओपन नहीं होगा, जब ये गिरेगा फ्री फॉल, तो उसके चंद सेकंड्स गुजरने के बाद जब ये पैराशूट ओपन होगा, तो उसके बाद बेटे इसके वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, यानी कि इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। बात समझ रहे हैं ना, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। और इसके अपोजिट लगने वाली एयर रेजिस्टेंस की फोर्स, हवा भी तो इसको रोकने की कोशिश करेगी कि भाई नीचे ना चल ऊपर, तो एयर रेजिस्टेंस की फोर्स क्या लगेगी बेटे, अपवर्ड लगेगी। तो जब ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगी तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आएगा। उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हमने टर्मिनल वेलोसिटी कहा था पीछे चैप्टर नंबर 3 में, याद है ना। तो बस फिर जब कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा होगा तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। कांस्टेंट वेलोसिटी से मुराद एक्सेलरेशन 0 है, तो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो फिर फोर्स भी 0 हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो आपके पास एग्जांपल है, ये है डायनामिक इक्विलिब्रियम की, कि बॉडी मूव तो कर रहा है, मोशन में तो है, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जिसकी वजह से उसका एक्सेलरेशन 0 है। तो ये कहलाएगी बेटे डायनामिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल। अब जो मैंने यहाँ पे समझाया वही यहाँ पे वर्डिंग में लिखा हुआ है, लिखना चाहें लिख सकते हैं, अदरवाइज बस यही एग्जांपल मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है ना, टॉपिक खत्म हो चुका है। अब आ जाएं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, टॉपिक नंबर 4.9। ये है लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम या तो लॉन्ग में आ सकती है या फिर सेकंड कंडीशन एक आ सकती है, तो आपको दोनों तैयार करनी है, बहुत ही आसान है। देयर आर 2 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। पीछे क्या था, टाइप्स। इक्विलिब्रियम की टाइप्स कितनी है, 2, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। यहाँ है कंडीशंस, ये ध्यान में रखिएगा। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है 2, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को देखते हैं। कहता है बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma। ठीक है, जानते हैं ये बात। यहां से बेटे डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की स्टेटमेंट समझ ले। कहता है इफ द बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, अगर बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, देयरफॉर नेट फोर्स F शुड बी 0। यानी कि अगर बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो फिर उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। यानी कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तब भी एक्सेलरेशन 0, अगर बॉडी रेस्ट पे है पड़ा है तब भी एक्सेलरेशन 0, अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तब भी उसका एक्सेलरेशन क्या होगा बेटे, 0। तो इसका मतलब दोनों सिचुएशन पे बॉडी पे लगने वाली फोर्सेस का सम क्या है, 0। तो नेट फोर्स F शुड बी 0, तो वो तो 0 होगा। तो उस चीज को आप ऐसे भी मैथमेटिकली लिख सकते हैं, समेशन F इज इक्वल टू 0। इस बात का मतलब होगा बॉडी पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम, इस समेशन का मतलब है सम, लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम क्या है, 0। तो अगर 0 है तो फिर इसका मतलब उस बॉडी पे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या बात याद रखनी है कि बॉडी पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम क्या होना चाहिए बेटे, 0 होना चाहिए। ठीक है, यहां तक बस ये आपके पास आ गई स्टेटमेंट।
अगर किसी को ये स्टेटमेंट मुश्किल लगती है तो फिर आप ये बॉक्स वाली भी कर सकते हैं। कहता है बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ओनली इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज इक्वल टू जीरो। कि अगर एक बॉडी पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का वेक्टर सम, देखें ना, अगर यहाँ से एक फोर्स लग रही है, एक यहाँ से लग रही है, एक यहाँ से लग रही है, एक यहाँ से लग रही है, ठीक है, तो इनका वेक्टर सम लें। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड में सेम है, कैंसल आउट हो जाएंगी। ये भी अपोजिट डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड में सेम है, कैंसल आउट हो जाएंगी, तो बॉडी रेस्ट पे रहेगा। इस पर का मतलब इस बॉडी पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का ये सम, देखें फोर्सेस का सम किसके इक्वल आ रहा है, जीरो। तो इसका मतलब यहाँ इस बॉडी पे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्लियर। हाँ, अगर समेशन एफ जीरो ना हो तो फिर आप कहेंगे कि भाई इस बॉडी पे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। क्लियर होगी जी बात। अब आप थोड़ी सी थ्योरी ऐड करना चाहें तो वो यहाँ से एक्सप्लेनेशन में कर सकते हैं कि इन केस ऑफ नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस F1, F2, F3 हैविंग देयर रिजल्टेंट इक्वल टू F। कोप्लेनर फोर्सेस का मतलब है कि एक ही प्लेन के अंदर लाई करने वाली तमाम फोर्सेस, ठीक है ना। जैसे ये बुक का पेज आप देख रहे हैं ना, तो इस पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम, सपोज करते हैं एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, इसी तरह से एक फोर्स यहाँ पे ले लेते हैं, ये एक फोर्स लग रही है। तो किसी भी बॉडी पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का जो सम है वो अगर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रही है। क्लियर है जी ये मीनिंग। अब चलते हैं अगले पेज पे, वहाँ पे देखें इस चीज़ को ना मैथमेटिकली शो किया गया इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। कि मतलब अगर एक बॉडी एक्स वाई प्लेन में है तो उस बॉडी पे लगने वाली तमाम फोर्सेस के कंपोनेंट्स का सम भी किसके इक्वल होना चाहिए बेटे, जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो फिर आप यहाँ पे हेडिंग मेंशन करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, कि एक्स एक्सिस पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम क्या होना चाहिए, जीरो। तो देखें F1x F प्लस F2x, मतलब जो फोर्स F1 होगी उसका एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो क्या है, F1x। जो फोर्स F2 होगी उसका एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा उसका मतलब है F2x। F3x का मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स F3 का कंपोनेंट। तो इन सारी फोर्सेस के जो एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट्स होंगे उनका सम क्या होना चाहिए, जीरो। तो अभी सारी चीज़ को इस तरह से क्लोज करके लिख दें, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। लो जी, तो ये आ गया अलोंग एक्स एक्सिस लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम जीरो। इसी तरह सिमिलरली अलोंग वाई डायरेक्शन, के अलोंग वाई एक्सिस भी आप लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम क्या कर दें, जीरो। तो पहली जो फोर्स होगी F1 उसका कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस क्या बनेगा, F1y, मतलब वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स F1 का कंपोनेंट। इसी तरह प्लस F2y, वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स F2 का कंपोनेंट, प्लस F3y, वाई एक्सिस के अलोंग F3 का कंपोनेंट। तो सारे वाई एक्सिस के अलोंग लगने वाली तमाम फोर्सेस के कंपोनेंट्स का सम भी क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो इस बात को क्लोज करके लिखते हैं समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। लो जी, समेशन एफ एक्स भी जीरो है, समेशन एफ वाई भी जीरो है। तो इसका मतलब एक्स वाई प्लेन पे जो बॉडी होगा वो रेस्ट पे रहेगा, यानी कि वहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रही होगी। ये है जी आपका फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का टॉपिक, बस इतना ही आपने लिखना होगा। हाँ, अगर इन कंपोनेंट्स के सम जो कि जीरो के इक्वल आ रहे हैं इनको अगर वर्डिंग में मेंशन करना चाहिए यहाँ से भी आप डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से। देखें, द सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस शुड बी जीरो, द सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस शुड बी जीरो। तो वो बात हमने यहाँ पे देख ली है, वर्डिंग में यहाँ पे मेंशन करना जरूरी नहीं है। जिसको थ्योरी नहीं आती वो आप ये दो पॉइंट्स बना के लिख देंगे तो आपका एक लॉन्ग सेट हो जाएगा। क्लियर है, मैं रिपीट करने लगा हूँ, ये दो पॉइंट्स इसके साथ आ जाएंगे, बस बाकी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद बेटे यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ ये वाली डेफिनेशन कर लेनी है, या फिर ये वाली करके इस तरह से अगर कोई डायग्राम बनाना चाहते हैं तो बना के ये मैथमेटिकल इक्वेशन लिख दें, अदरवाइज नहीं भी बनाएंगे तो कोई मसला नहीं है। बस ये डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन के अंदर आप यही थ्योरी के पॉइंट्स ऐड कर देंगे ये वाले, और नीचे उसके ये मैथमेटिकल स्टेप्स आ जाएंगे, लॉन्ग खत्म हो जाएगा। क्लियर। अब आ जाए सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, वो इससे भी ज्यादा आसान है। जहां पे एफ का जिक्र कर रहे थे ना वहां पे अब टॉर्क आ जाएगा, टॉर्क। टॉर्क भी पीछे पढ़ा के आ रहा हूं, सही है ना। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अब आपकी मर्जी है ये वाली डेफिनेशन करें या बॉक्स वाली करें, बॉक्स वाली ज्यादा आसान है। पहले यहाँ ये वाली देख ले। द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम implies to the rotational equilibrium which means that the body should not rotate under the action of the forces। मतलब एक बॉडी पे अगर फोर्सेस लग रही हैं तो उन फोर्सेस की वजह से बॉडी रोटेट नहीं कर रहा, तो फिर इसका मतलब उस बॉडी पे समेशन टार्क क्या होगा, जीरो होगा। बात समझ आ रही है ना।
लेकिन ये वर्डिंग अगर आपको मुश्किल लगती है, वैसे भी मुश्किल है, तो आप ये आसान डेफिनेशन तैयार कर लें, ये वाली। सबसे पहले सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में ये याद रखिएगा, द वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स। पीछे क्या था फर्स्ट कंडीशन में? फोर्सेस। अब वर्ड यूज हो रहा है टॉर्क, सही है ना, अब रोटेशनल की बात कर रहे हैं ना। द वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी जीरो। अगर बॉडी पे लगने वाले तमाम टॉर्क्स का वेक्टर सम जीरो के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब वहां सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अब उसके लिए बुक यहां पे ना दो डायग्राम डिस्कस कर रही है, तो अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है तो आपने मुझे बताना है कि भाई यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन या सेकंड कंडीशन कैसे सेटिस्फाई हो रही है। ये है जी पहली डायग्राम। ठीक है, एक्सप्लेनेशन अब स्टार्ट हो गई है, उसमें आप थ्योरी ये वाली ऐड करेंगे, लेकिन इस थ्योरी में क्या कुछ कहा जा रहा है मैं आपको यहाँ डायग्राम से समझा देता हूँ। डेफिनेशन क्लियर है ना। अब देखें ए डायग्राम में, देखें ये हमारे पास एक इरेगुलर शेप का बॉडी है, उसके ऊपर ये है आपके पास लाइन ऑफ एक्शन, यानी कि इस लाइन पे फोर्सेस एक्ट कर रही है। इस पॉइंट ए पे फोर्स एक्ट कर रही है F2, इस पॉइंट बी पे ये फोर्स एक्ट कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन F1, और ये है आपके पास इस बॉडी का वो पॉइंट जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी ने रोटेट करना है। अब आप खुद देखें कि अगर इस पॉइंट के अबाउट बॉडी ने रोटेट करना है और उस लाइन पे ही दो फोर्सेस इस डायरेक्शन में, एक इधर और एक इधर एक्ट कर रही हैं, अप्लाई हो रही है, तो क्या इस बॉडी को टर्न मिलेगा? ये बॉडी रोटेट करेगा? देखें, शाबाश, पीछे टॉर्क का टॉपिक आप पढ़ के आए हैं। टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ होता है, मोमेंट आर मल्टीप्लाई फोर्स। तो यहां बॉडी को टर्न नहीं मिलेगा, उसकी वजह क्या है बेटे? देखें, एक ही लाइन पे दो अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड की फोर्सेस लग रही हैं, तो ये दोनों फोर्सेस अगर सेम मैग्नीट्यूड की अपोजिट डायरेक्शन में है तो कैंसिल हो जाएंगी, तो बॉडी को टर्न कैसे मिलेगा? बॉडी को टर्न नहीं मिलता। बात समझ आ रही ना, क्योंकि मूवमेंट आर्म ही नहीं है ना। सीधा सीधा कहें कि यहां मूवमेंट आर्म नहीं है, यानी कि आर क्या है? जीरो। तो टॉर्क तो होता है आर एफ, तो आर ही जीरो है तो फिर टॉर्क कहां से आएगा? तो यहां बॉडी को टर्न नहीं मिलेगा। बात समझ आ रही है? तो अगर बॉडी को टॉर्क या टर्न नहीं मिल रहा तो हम कहेंगे यहां पे समेशन टॉर्क क्या है बेटे? जीरो। मतलब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यहां पे सेटिस्फाई हो रही है। अच्छा, उसके बाद अगर पहली कंडीशन को देखें, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, वो भी तो एमसीक्यू में पूछी जा सकती है ना, कि ऐसी डायग्राम दे के वो बताए कि भाई यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही, नीचे 4-5 ऑप्शन बना देगा। तो यहाँ पे हमने देखना है लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम अगर जीरो आ जाए तो कंडीशन फर्स्ट सेटिस्फाई होती है, अगर ना आए तो फिर नहीं होती। तो ये फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट है, कैंसल आउट हो जाएंगे, रिजल्ट क्या आ जाएगा? जीरो। तो इसका मतलब समेशन फोर्स भी यहाँ पे क्या है? जीरो। तो इस डायग्राम ए में आप कहेंगे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी सेटिस्फाई हो रही है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी सेटिस्फाई हो रही है। क्लियर? तो ये आपका एमसीक्यू बन गया है, याद रखिएगा। एमसीक्यू में जो भी ये वाली ऑप्शन आएगी, अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा, जिसमें दोनों जीरो हों इस तरह की डायग्राम में, तो आप वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। बात समझ आ गई है ना। तो यहाँ टॉर्क भी नहीं है और फोर्सेस का सम भी क्या है? जीरो। अब आ जाए बी डायग्राम में। बी डायग्राम में देखें, ये है आपका लाइन ऑफ एक्शन और ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी ने रोटेट करना है। अब यहां जरा फोर्सेस पे देखें, फोर्सेस किस तरह से अप्लाई हो रही है। पॉइंट ए पे फोर्सेस लग रही है अलोंग एक्स एक्सिस F1, और पॉइंट बी पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है F2। अब बेटे देखें, पहले हम यहां पे देखते हैं कि बॉडी रोटेट करेगा कि नहीं करेगा। बिल्कुल करेगा। यहां से देखें ना, ये पॉइंट है, तो यहां से यहां तक ये क्या आ गया? मूवमेंट आर्म। अब मूवमेंट आर्म है, सही है ना। तो आर मल्टीप्लाई एफ, अब तो टॉर्क आ गया है। तो इस फोर्स की वजह से, यानी कि ये फोर्स कोशिश करेगी बॉडी को इस तरफ टर्न देने की, सही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये फोर्स देखें जो पॉइंट बी पे लग रही है F2, इसका भी तो ये वाला मूवमेंट आर्म है ना, ये देखें ये मूवमेंट आर्म है, सही है। तो इसका मतलब इस फोर्स की वजह से भी बॉडी को टर्न मिलेगा, तो ये कोशिश करेगी बॉडी को इस तरफ रोटेट करवाने में। ठीक है, अब देखें ये क्या बन गया? ये तो कपल बन गया। यही तो आपको पढ़ा के आए थे ना, कपल बन गया। ये देखें, अब ये कपल बन गया, तो इसका मतलब बॉडी को यहाँ पे टर्न मिलेगा, बॉडी रोटेट करेगा, टॉर्क यहाँ पे है। तो इसका मतलब यहां समेशन टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर टॉर्क जीरो होता, मतलब बॉडी रोटेट ना करता, फिर हम कहते हैं यहां पे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रही है, मतलब टॉर्क जीरो आ रहा है। अब यहां टॉर्क जीरो नहीं है, क्योंकि बॉडी को टर्न मिलेगा।
सही है ना, कपल प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, तो आप लिख दें समेशन टॉर्क नॉट इक्वल टू 0। सही है। हाँ, अब देखते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही इसी डायग्राम में। तो ये F1 है, ये F2 है, उसमें हम सिंपल फोर्सेस का सम देखते हैं। तो दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम। सर जी हमें कैसे पता चलेगा मैग्नीट्यूड में सेम है? बेटे एरो के साइज पे गौर करें ना, ये वाला एरो का साइज देखें और ये वाला एरो का साइज देखें, लेंथ बराबर है दोनों की, तो ये फोर्सेस कैंसल आउट हो जाएंगी। तो समेशन F इज इक्वल टू 0। लो जी, फिर एमसीक्यू में जो ये वाली ऑप्शन आपको नजर आएगी इस डायग्राम के मुताबिक जो स्टेटमेंट वो बना के देगा, तो आप ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जिसमें समेशन F 0 होना चाहिए, समेशन टॉर्क नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रही है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो ये दो डायग्राम थी जिसके बारे में यहाँ से यहाँ तक ये थ्योरी में चीजें बताई गई हैं। जो कुछ मैंने समझाया है वो थ्योरी में आप लिख दें, अपनी वर्डिंग में लिखें या इस तरह से लिख दीजिएगा, ये आपकी एक्सप्लेनेशन एंड हो जाएगी। लास्ट में आप यहाँ से मैथमेटिकल स्टेप मेंशन कर देंगे, लॉन्ग खत्म हो जाएगा। देखिए मैथमेटिकली वी कैन राइट समेशन टॉर्क इज इक्वल टू 0। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में बॉडी पे लगने वाला तमाम टॉर्क का वेक्टर सम क्या होना चाहिए, 0, तो वो 0 आ गया। बस यहां तक छोड़ दें तब भी नंबर मिल जाएंगे। हाँ, अगर आप कंप्लीट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, अब देखें मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कंप्लीट इक्विलिब्रियम। अगर कंप्लीट इक्विलिब्रियम का पूछे तो फिर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को भी सेटिस्फाई होना चाहिए और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को भी सेटिस्फाई होना चाहिए। कंप्लीट इक्विलिब्रियम का मतलब समेशन F भी 0 होना चाहिए और समेशन टॉर्क भी 0 होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो फिर बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगा। सही है ना। जैसे बी डायग्राम में देखें तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, एक हो रही है एक नहीं हो रही, तो ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम नहीं है। हाँ, यहां देखें तो समेशन F भी 0 है ए डायग्राम में और ए डायग्राम में समेशन टॉर्क भी 0 है, दोनों चीजें 0 है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो ये बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है। तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए क्या निशानी है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। वही बुक यहां पे लिख रही है समेशन Fx समेशन Fy, मतलब बॉडी पे लगने वाली तमाम फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस उनका सम क्या होना चाहिए, 0, और उसके बाद समेशन टॉर्क भी क्या होना चाहिए, 0। मतलब ये दोनों चीजें 0 होनी चाहिए, तब बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगा। लो जी, ये टॉपिक खत्म हो चुका है। तो लास्ट में हमारे पास यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि अगर आपने इक्विलिब्रियम की कंडीशंस अप्लाई करनी है तो वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ यहाँ पे पॉइंट डिस्कस किए गए, इनको देख लीजिएगा। शॉर्ट के पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन इसमें दो मेन वही है कि समेशन F 0 होना चाहिए और समेशन टॉर्क 0 होना चाहिए, बस ये पॉइंट जरूरी है। तो लो जी, टॉपिक खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा बेटे, ताकि हर एक स्टूडेंट का फ़ायदा हो। जो दूसरों की हेल्प करेगा अल्लाह पाक उसको ही कामयाब करेंगे, वही टॉप करेगा। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।